हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बुफे। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठाएंगे तो उस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको बताया गया है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। लेकिन मुझे लगता है कि इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड वॉर क्या था, शीत युद्ध क्या था। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे कि कोल्ड वॉर क्या था, कब शुरू हुआ, किन दो महाशक्तियों के बीच में था। तो आइए करते हैं हमारा चैप्टर शुरू। तो कोल्ड वॉर जो था सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उसकी टाइमलाइन कि टाइमलाइन कब से लेके कब तक थी। यानी कि जो कोल्ड वॉर था वो 1945 से लेके 1991 तक चला था। 1945 से लेके 1991 तक, 1945 टू 1991। दिस इज योर 1 मार्कर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, सो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास आता है कि कोल्ड वॉर का मतलब क्या है। कोल्ड वॉर का मतलब है वॉर विदाउट वेपन्स यानी कि हथियारों के बिना युद्ध। अब इसको क्यों कहा गया है कि हथियारों के बिना युद्ध? हथियारों के बिना युद्ध का मतलब ये नहीं है कि दो गुटों के बीच में या दो महाशक्तियों के बीच में कभी युद्ध हुआ ही नहीं। कुछ छोटे मोटे युद्ध हुए थे, जैसे कि अफगानिस्तानी वॉर हुआ था, वियतनामी वॉर हुआ था, और भी कुछ युद्ध हुए थे। लेकिन एक बड़े लेवल पे कभी युद्ध नहीं हुआ, एक कभी भी ग्लोबल लेवल पे कोई भी वॉर नहीं हुआ। या फिर सिंपल वर्ड्स के अंदर हम बोल सकते हैं कि कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। इसलिए बोला गया है कि कोल्ड वॉर इज दी वॉर विदाउट वेपन्स। कोल्ड वॉर जो है वो बिना हथियारों के युद्ध है। अब अगर हम बात करें कि कोल्ड वॉर से पहले भी 2 वॉर हुए थे जो पूरा विश्व जानता है कि कौन कौन से थे। एक था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था प्रथम विश्व युद्ध, और एक था हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो चला था हमारा 1914 से लेके 1918 तक, और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो हमारा चला था 1939 से लेके 1945 तक। यहाँ पे भी फिर आपका 1 मार्कर बन जाता है, तो प्लीज फिर से आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो हमारे जो शीत युद्ध है उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि जो दूसरा वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, वो कोल्ड वॉर से कनेक्टेड है। पर क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि जो एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ही हमारा बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर है। यानी कि जैसे ही हमारा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उसी के साथ हमारा जो था शीत युद्ध शुरू हो गया था। उसी के साथ हमारा शीत युद्ध शुरू हो गया था। अब हम द्वितीय विश्व युद्ध की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 2 गुटों के बीच में था। एक था हमारा अलाइड फोर्सेस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मित्र राष्ट्र, और एक था हमारा एक्सिस पावर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धुरी राष्ट्र। जो अलाइड फोर्सेस थी उसके अंदर 4 कंट्रीज थी, यानी कि मित्र राष्ट्र के अंदर 4 कंट्रीज थे। कौन कौन से थे? यूएसए था, यूएसएसआर था, फ्रांस था एंड ब्रिटेन था। यूएसएसआर को आप सोवियत यूनियन के या फिर सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा एक्सिस पावर यानी कि धुरी राष्ट्र था उसके अंदर थी हमारे 3 कंट्रियां। कौन कौन सी? जर्मनी, जापान एंड इटली। जर्मनी, जापान एंड इटली। अब जो अलाइड फोर्सेस एंड एक्सिस पावर के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका परिणाम क्या था कि जो अलाइड फोर्सेस थी उन्होंने एक्सिस पावर को हरा दिया था। क्या कर दिया था? हरा दिया था। यानी कि ये 3 कंट्रीज इस युद्ध के अंदर हार गई थी, और जो ये 4 कंट्रीज थी ये द्वितीय विश्व युद्ध जीत गई थी। लेकिन हमने ये तो बात कर लिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कौन जीता, कब से लेके कब तक हुआ। लेकिन पॉइंट ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कैसे हुआ। यहाँ पे एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन बन जाता है, प्लीज इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो कैसे खत्म हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ जब यूएसए ने जापान की 2 सिटीज के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। ये क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब है। क्या है ये? न्यूक्लियर बॉम्ब। यानी कि जब यूएसए ने जापानी सिटीज, 2 जापानी सिटीज के ऊपर, 2 जापान के शहरों के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए थे। कौन कौन सी 2 जापान के शहर थे वे? कौन कौन सी 2 जापानी सिटीज थी? पहली थी हमारी हिरोशिमा, दूसरी थी हमारी नागासाकी। ठीक है, हिरोशिमा एंड नागासाकी। अब जो बॉम्ब इनके ऊपर गिराए गए थे, हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब गिरा गया था लिटिल बॉय। कौन सा गिराया गया था? लिटिल बॉय। एंड नागासाकी के ऊपर गिराया गया था फैट मैन। एंड किस तारीख को गिराया गया था? हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, एंड नागासाकी के ऊपर गिराया गया था 9 अगस्त 1945। अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि किस तरीके से हम सिटी एंड बॉम्ब का नाम याद रखें। तो ये सबकी जुबान पे बैठा होता है कि हिरोशिमा एंड नागासाकी।
हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो हम बॉम्ब का कैसे नाम याद करेंगे? अब देखो, एक बॉम्ब का नाम है लिटिल बॉय, एक बॉम्ब का नाम है फैट मैन। बॉय और मैन में से बॉय छोटा होता है, तो इसलिए हम बॉय को पहले रखेंगे, यानी कि हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया लिटिल बॉय, हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया लिटिल बॉय, एंड नागासाकी के ऊपर गिराया गया फैट मैन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये बॉम्ब गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा जापान के ऊपर, उसकी क्या कैपेसिटी थी, यानी कि बॉम्ब की कैपेसिटी होती है तो कितनी कैपेसिटी थी। यहाँ पे भी एक 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाता है। उसकी कैपेसिटी थी 15 से 21 किलोटन, 15 से 21 किलोटन। अब जो भी हमारा विश्व स्तरीय पे या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी इवेंट होता है, उसका क्रिटिसिज्म भी होता है, उसकी आलोचनाएं भी होती हैं और कुछ लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं। उसी तरीके से जो यूएसए का डिसीजन था 2 जापान की सिटीज पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना, उसको कुछ लोगों ने तो क्रिटिसाइज किया, कुछ लोगों ने उसकी आलोचनाएं की और कुछ लोगों ने उसको सपोर्ट किया। अब जिन लोगों ने आलोचनाएं की, यानी कि जिन लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, उनका क्या कहना था आइए देखते हैं। यानी कि जो क्रिटिक्स ऑफ यूएस डिसीजंस थे, उन्होंने बोला कि अमेरिका को यह पता था कि जापान सरेंडर करने वाला है, कि जापान हार मानने वाला है, तो अमेरिका को कोई जरूरत नहीं थी बॉम्ब गिराने की। पहली बात उन्होंने ये बोली। दूसरी बात आलोचक जो थे हमारे, उन्होंने ये बोली कि जापान, देखिए यूएसए ने जापान के ऊपर बॉम्ब 2 कारणों की वजह से गिराया। यूएसए ड्रॉप्ड बॉम्ब ऑन जापान ड्यू टू 2 रीजंस। कौन से 2 रीजंस थे, कौन से 2 कारण थे? पहला वो चाहता था कि जो हमारा सोवियत यूनियन है, वो सोवियत यूनियन को रोक पाए, जिससे कि वो अपने मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन्स ना कर पाए, अपने राजनीतिक लाभ जो हम बोल सकते हैं। क्योंकि जो सोवियत यूनियन था वो वर्ल्ड वॉर के बाद से ही अपना वर्चस्व फैला रहा था, अपना इन्फ्लुएंस फैला रहा था। तो पहला जो कारण था यूएसए का कि उन्होंने जापान के ऊपर बॉम्ब गिराया, वो ये था कि वो सोवियत यूनियन को रोकना चाहता था, जिससे कि वो अपना इन्फ्लुएंस ना फैला पाए, अपना वर्चस्व ना फैला पाए। दूसरा जो कारण था ये था कि वो मॉस्को को ये दिखाना चाहता था कि यूएसए ही सबसे ताकतवर है, कि यूएसए ही सुप्रीम पावर है, कि यूएसए ही सबसे शक्तिशाली देश है विश्व के अंदर। तो ये थे आलोचनाएं। कुछ लोगों ने बोला कि यूएसए का डिसीजन गलत था, और गलत क्यों था? इन कारणों की वजह से गलत था। अब जो आते हैं हमारे यूएस के सपोर्टर्स, कुछ लोग बोल रहे थे कि यूएस का डिसीजन बिल्कुल ठीक था, यूएस को जापान की सिटीज के ऊपर बॉम्ब गिराना चाहिए था। अब उनका क्या कहना था? उन्होंने बस एक ही बात बोली कि अमेरिका के लिए जरूरी था जापान के ऊपर बॉम्ब गिराना। क्यों जरूरी था? क्योंकि अमेरिका अपने देश के लोगों की और साथ में जो मित्र राष्ट्र हैं उन लोगों की, मित्र राष्ट्र के जो लोग हैं उन लोगों की जिंदगियां बचा सके। क्या बोला कि जो हमारा अमेरिका है उसको जापान के ऊपर बॉम्ब गिराना अनिवार्य था, इंपॉर्टेंट था, जिससे कि युद्ध जल्दी खत्म हो सके, वॉर जल्दी खत्म हो सके, और जो अमेरिकियां जिंदगी हैं, अमेरिकी सोल्जर्स जो अमेरिका के सैनिक हैं और जो मित्र राष्ट्र के सैनिक हैं, उनकी जिंदगियां बच सकी। उन्होंने बस इतना ही बोला। अब कुछ भी हो भाई, अमेरिका ने इन रीजंस की वजह से बॉम्ब गिराया हो या इस कारण की वजह से बॉम्ब गिराया हो, एक कॉन्सिक्वेंस निकला, एक रिजल्ट निकला, और वो क्या था? राइज ऑफ 2 सुपर पावर्स। यानी कि हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही हमारी 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। एक थी हमारी यूएसए और दूसरी थी हमारी यूएसएसआर। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ आ रहा होगा कि जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध था उसके अंदर हमारी 4 कंट्रियां थी। कौन कौन सी? यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस एंड ब्रिटेन। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ यूएसए एंड यूएसएसआर ही महाशक्तियां बनी? फ्रांस एंड ब्रिटेन क्यों नहीं सुपर पावर बनी? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इसका कारण यह है कि जो फ्रांस एंड ब्रिटेन है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर लोकेटेड है, और वो जर्मनी और इटली के काफी ज्यादा करीब हैं। क्या है? जो फ्रांस एंड ब्रिटेन है वो यूरोपीय कॉन्टिनेंट, यूरोपीय महाद्वीप के अंदर स्थित है, और वो जर्मनी एंड इटली के काफी ज्यादा निकट हैं, करीब हैं, काफी ज्यादा क्लोज है उनकी लोकेशन। तो जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो हमारा नुकसान हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध से, वो इन 2 देशों के अंदर भी काफी ज्यादा हुआ था। इनकी संपत्ति का नुकसान हुआ था, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था, और साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ के लोग भी मर गए थे। सो इन 2 कारणों की वजह से, इन कारणों की वजह से जो फ्रांस एंड ब्रिटेन है अब कैपेबल नहीं थे कि वो विश्व स्तर पे एक महाशक्ति की तरह आ पाए, एक ग्लोबल लेवल पे
बड़े सुपर पावर की तरह आ पाए। आई होप आपको ये डाउट क्लियर होगा। अब हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है कि हम कोल्ड वॉर की डेफिनेशन को डिस्कस करें जो हमारी बुक के अंदर दे रखी है। वो क्या है? जो कोल्ड वॉर है उसकी डेफिनेशन क्या है? कोल्ड वॉर रेफर्ड टू द कॉम्पिटिशंस, द टेंशंस एंड अ सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस। यानी कि जो शीत युद्ध है वो प्रतियोगिता है, एक टेंशन चिंता का माहौल है एंड साथ में सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन है। अब सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन का क्या मतलब है? कन्फ्रंटेशन होता है जब दो इंसान आमने सामने हो, जब दो इंसान आमने सामने हो। उसी तरीके से सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन का मतलब है कि जो हमारी दो महाशक्तियों का उदय हुआ, यूएसए एंड यूएसएसआर, कुछ टाइम ऐसा आया बीच बीच में, जैसे हमारा क्यूबा मिसाइल संकट था, या आगे हम और भी चीजें पढ़ेंगे जिसके अंदर दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के सामने थी और पूरी संभावना थी, पूरी पॉसिबिलिटीज थी कि उन दोनों महाशक्तियों के बीच में युद्ध हो सकता है। तो उसी को बोला गया है अ सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन। यानी कि कोल्ड वॉर प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा हम बोल सकते हैं, टेंशन यानी कि चिंता का माहौल, और साथ में अ सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन था। किसके बीच में? दो सुपर पावर के बीच में। कौन कौन सी? यूएसए एंड सोवियत यूनियन। यूएसए एंड सोवियत यूनियन। अब यहाँ पे एक और चीज लिखी है, बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलाइज। अब आप अपनी क्लास का एग्जांपल ले लो कि अगर आपकी क्लास में दो बच्चे हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो कुछ बच्चे एक स्ट्रांग बच्चे की तरफ चले जाएंगे और कुछ बच्चे दूसरे स्ट्रांग बच्चे की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी क्लास बढ़ जाती है। उसी तरीके से जब हमारे पास दो सुपर पावर्स थी, दो सबसे शक्तिशाली देश थे, यूएसए एंड यूएसएसआर, तो उसी तरीके से जो हमारा पूरा वर्ल्ड था, पूरा विश्व था, उसकी भी डिफरेंट कंट्रीज इन गुटों के अंदर बट गई थी। कुछ लोग जाके यूएसए के साथ मिल गए, कुछ लोग जाके यूएसएसआर के साथ मिल गए। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा विश्व था वो दो गुटों के अंदर बट गया था, दो अलायंस सिस्टम के अंदर बट गया था। तो इसलिए बोला गया है बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर या सोवियत यूनियन, बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलाइज। बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलाइज। बैक्ड बाय मतलब सपोर्ट। किसका सपोर्ट? उनकी अलायंसेस का, उनके गुटों का। तो ये है हमारी कोल्ड वॉर की डेफिनेशन। कोल्ड वॉर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कोल्ड वॉर था वो एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। जो कोल्ड वॉर था वो विचारधारा का युद्ध था। हम बोल सकते हैं कि कोल्ड वॉर एक मिलिट्री डोमिनेशन का था कि कौन सी कंट्री ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो हथियार बना रहे थे। लेकिन वो सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं था, वो मिलिट्री डोमिनेशन तक सीमित नहीं था, या पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सत्ता का बंटवारे के लिए नहीं था, लेकिन वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए भी था, जो था आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि विचारधारा का युद्ध। यानी कि दोनों के बीच में एक विचारधारा के अंदर डिफरेंस था। यूएसए की कुछ विचारधारा थी, यूएसएसआर की कुछ विचारधारा थी, और दोनों ये चाहते थे कि हमारी विचारधारा दूसरे की विचारधारा को टक्कर दे दे, यानी कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो बेटर हो जाए दूसरे की आइडियोलॉजी से। यूएसए की क्या आइडियोलॉजीज थी? यूएसए की आइडियोलॉजीज थी लिबरल डेमोक्रेसी, यानी कि वो लोकतंत्र के अंदर विश्वास करते थे, और यूएसएसआर की थी कम्युनिज्म, साम्यवादी से हम बोलते हैं। और यूएसए की एक और आइडियोलॉजी थी जो की थी कैपिटलिज्म, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी यूएसए के अंदर, और यूएसएसआर के अंदर साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। अब पूंजीवादी और साम्यवादी आपने पिछले साल पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म क्या है। कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी वो आइडियोलॉजी है, या कैपिटलिज्म इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसके अंदर सभी नागरिकों को अधिकार होता है कि वो अपनी निजी संपत्ति बना सकते हैं। एवरी सिटीजन इज हैविंग राइट टू हैव देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि उसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है, सरकार दखल नहीं देती है। लेकिन यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी, जो थी साम्यवादी सोशलिज्म, उसके अंदर जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें नागरिकों के पास निजी संपत्ति का अधिकार नहीं होता है, इन विच द पीपल आर नॉट हैविंग द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं होता है, सब कुछ स्टेट कंट्रोल होता है, सब कुछ राज्य के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं साम्यवादी। और राज्य क्यों नियंत्रित करता है? जिससे कि वो इक्विटी यानी कि समानता को एंश्योर कर सके। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड डू हिट द बेल आइकन। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।